हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के फिनेंशियल ईयर 1920 का एनुअल रिटर्न जो कि जीएसटीआर 4 है उसको फाइल करेंगे ऑनलाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एनुअल रिटर्न पर जाने के लिए हमें आना है अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड से आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके एनुअल रिटर्न पे जा सकते हैं या फिर सर्विसेज में आना है, सर्विसेज में रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न, इसको क्लिक करके आप एनुअल रिटर्न के पेज पे जा सकते हैं। आइए मैं क्लिक करता हूं एनुअल रिटर्न। तो देखिएगा हम आ गए हैं हमारे फाइल एनुअल रिटर्न्स पेज पे। फिनेंशियल ईयर हमारा 1920 मतलब कि 2019-20 यहाँ पे है और 2019-20 का ही एनुअल रिटर्न हमें फाइल करना है। तो मैं करता हूँ सर्च पे क्लिक। देखिए क्लिक करने के बाद हमारे पास अपना फॉर्म आ गया है जीएसटीआर 4 जो कि हमारा एनुअल रिटर्न है फिनेंशियल ईयर 1920 से कंपोजिशन वालों के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, एनुअल रिटर्न को दो तरीके से फाइल किया जा सकता है, एक तो ऑनलाइन मोड और दूसरा ऑफलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन मोड में यानी कि प्रिपेयर ऑनलाइन क्लिक करने पर हमें क्या करना होगा, जो भी डाटा है ऑनलाइन ही हमें यहाँ फीड करना है, मतलब कि डालना है, फिल करना है। ऑफलाइन मोड में हमारे पास एक एक्सेल यूटिलिटी है, मतलब कि एक्सेल सीट है, उसमें डाटा को सारा फिल करना है, फीड करना है और उसके बाद हमें उसका जेसन फाइल बनाना है और वो हमें अपलोड कर देना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन मोड से कैसे हम अपना एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे। तो आइए मैं करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक। देखिए क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारा जो एनुअल रिटर्न है जीएसटीआर 4 वो ओपन हो गया है। ठीक है, आपके पास ये शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको पहले से फीड करके रखा है, डाटा को फीड कर दिया है, फिल कर दिया है, इसी कारण से ऐसा आ रहा है। तो सबसे पहले आके आपको क्या करना है, ये पॉइंट नंबर 3 में एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फिनेंशियल ईयर, मतलब कि पिछले फिनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब कि जो टोटल सेल है वो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाल के सेव पे क्लिक कर देना है। मैंने पहले ही क्लिक कर दिया है और मेरा ये डाटा सेव हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है। अब दो बातें ध्यान दीजिएगा, आप नील जीएसटीआर 4 भी फाइल कर सकते हैं। इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि फिनेंशियल ईयर 1920 का जीएसटीआर 4 फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपका 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन नहीं था, मतलब कि सेल नहीं था, फिर भी आपको नील जीएसटीआर 4 फाइल करना है। अगर ट्रांजेक्शन है मतलब कि सेल है तो फिर आपको पूरा डाटा आपका डालना है। ठीक है, कहाँ डालना है वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ एक और चीज यहाँ देखेंगे कि यहाँ मुझे टिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है नील जीएसटीआर 4 फाइल करने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपने इस फिनेंशियल ईयर के चारों क्वार्टर का CMP 08 फाइल किया है और उसमें सेल दिखाया है। जाहिर सी बात है मैंने सेल दिखाया है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपने अपने चारों क्वार्टर का मतलब कि फिनेंशियल ईयर 1920 के चारों क्वार्टर का CMP 08 फाइल किया है और सबको नील फाइल किया है, मतलब कि 00 डाल के, तो फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा टिक करने का और टिक करने के बाद आप अपना नील जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में सेल है। तो आइए अब देखते हैं क्या करना है। पहला काम था इसको सेव कर लेना, उसके बाद हमारे पास देखिएगा यहाँ पे टेबल्स हैं। कितने टेबल्स हैं? 7 टेबल्स हैं, 4A 4B 4C 4D 5 6 7। ये 7 टेबल में हमें डाटा डालना है। एक्चुअली सातों में नहीं डालना है, आइए पहले इसको एक बार देख लेते हैं। टेबल जो अपना 4A है इसमें हमें जो भी हम किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हैं बिना आरसीएम वाला उसका डाटा डालना है। 4B में किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से हम जो आरसीएम वाला मतलब कि रिवर्स चार्ज वाला परचेज कर रहे हैं उसको डालना है। 4C में किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम जो भी परचेज कर रहे हैं चाहे वो आरसीएम वाला हो या फिर बिना आरसीएम वाला हो वो डालना है। 4D में इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप किसी भी सर्विस का मतलब कि सेवा का इंपोर्ट यानी कि आयात कर रहे हैं उसको यहाँ पे डालना है। समरी ऑफ CMP 08 ये ऑटो पॉपुलेटेड टेबल है, जो भी हमने CMP 08 फाइल किया है चारों क्वार्टर का उसका डाटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जो टेबल 6 है यह है टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ इनवर्ड का मतलब पूरा इनवर्ड सप्लाई नहीं है, इनवर्ड का मतलब है जिस इनवर्ड सप्लाई पे आरसीएम लग रहा है वो वाला इनवर्ड सप्लाई, और आउटवर्ड सप्लाई मतलब कि हमारे जो सारे सेल्स का डेटा है वो हमें यहाँ पे डालना है। कुछ डाटा इसमें खुद से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा टेबल 4B से, जो कि अपना रिवर्स चार्ज वाला परचेज है, और सेल का डाटा हमें रेट वाइज यहाँ पे डालना है। और 7वां टेबल है मतलब कि टेबल 7 टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट जो भी आपको रिसीव हुआ है वो भी ऑटो पॉपुलेट हुआ। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले टेबल नंबर 4A से।
4A को मैंने सिलेक्ट किया, देखिएगा हमारे पास ये टेबल अपीयर हो गया है। मैंने पहले से ही डाटा फीड कर लिया है, क्योंकि अगर अभी मैं लाइव वीडियो में आपको फीड करके दिखाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखिए जो भी यहाँ पे डाटा डालना है एक बार ध्यान से सुनिएगा। वो डालना है आपको जीएसटी वाइज, मतलब कि सप्लायर वाइज। एक सप्लायर से पूरे एक साल में आपने एक रेट वाला कितना आइटम खरीदा है वो डालना है। और ये कहना उचित नहीं होगा, ये सुनिएगा फिर से। एक सप्लायर से पूरे एक साल में, मतलब कि फिनेंशियल ईयर 2019-20 में आपने अलग अलग रेट वाले कितने वैल्यू का, कितने अमाउंट का माल खरीदा है, यानी कि परचेज किया है, वो आपको डालना है। एक बार और सुनिए, मान लीजिए कि आपके 10 सप्लायर हैं और 10 सप्लायर से आपने माल खरीदा है, तो बस आपको 10 एंट्री करना है। ऐसा नहीं है कि एक सप्लायर से आपने 5%, 12%, 18% वाला माल खरीदा है तो उसका 3 एंट्री करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही एंट्री में 5%, 12% और 18% तीनों रेट वाले जो टैक्सेबल अमाउंट है पूरे साल के, उसको डाल देना है। कैसे डालना है अब एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक यहाँ पे करके दिखाता हूँ। और करके दिखाने के लिए एक काम करते हैं कि एक एंट्री हम यहाँ से डिलीट करते हैं, श्री श्री ट्रेडर्स वाला। ठीक है, एक मैंने श्री श्री ट्रेडर्स का डिलीट किया है और आइए इसको फिर से एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ श्री श्री ट्रेडर्स को सिलेक्ट। ये डाटा कैसे तैयार करना था आई थिंक पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा और सबको पता होगा। ठीक है, श्री श्री ट्रेडर्स का देखिएगा मैंने डाटा जो है फिल्टर कर लिया है। अब इसको कैसे डालना है, जीएसटी डालना है। मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ठीक है, ट्रेड नेम या फिर लीगल नेम इसने खुद से ले लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी खुद से ले लिया। अब यहाँ पे आपको ये करना है, ऐड डिटेल्स में प्लस, प्लस दबाने के बाद टैक्सेबल वैल्यू। आइए ऊपर देखते हैं, अपना 0% रेट वाला है 227.48, 227.48 मैंने डाला और रेट डाल रहा हूँ 0%। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि यहाँ देखिएगा इसमें, अब यहाँ देखिएगा हमने 12% वाला भी माल खरीदा है श्री श्री ट्रेडर से और 18% वाला भी बहुत ज्यादा माल खरीदा है, मतलब कि परचेज किया है श्री श्री ट्रेडर से। तो करना क्या है, यहाँ प्लस दबाना है। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे प्लस दबाया था, ये आ गया था, और यहाँ पे प्लस दबाना है और फिर से सीरियल नंबर 2 में अब हम 12% वाला डालते हैं कि अपना टैक्सेबल अमाउंट है 308.04, 308.04 और रेट क्या है, रेट है अपना 12%। मैंने डाल दिया, देखिए 1848 और 1848 आ गया। अब यहाँ पे फिर से प्लस करना है क्योंकि 18% वाला भी हमारे पास परचेजेज है। अब इसको मैं जैसे हमने बताया था बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा सिलेक्ट करता हूँ, सबका सम टोटल यहाँ पे है 29661.97। चलिए मैं डाल देता हूँ 29661.97, यही था ना 29661.97 और अपना जो रेट है वो है 18%। ठीक है, पूरा डाटा यहाँ पे हो गया। अब इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जैसे बाकी सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वैसे ही वो भी दिखेगा। एक बार चेक करते हैं कहाँ दिख रहा है अपना श्री श्री, यहाँ 2 में आते हैं क्योंकि वक्त देखिए श्री श्री ट्रेडर्स का जो अभी हमने सेव किया है अभी ये इन प्रोग्रेस ही है, अभी डाटा जो है प्रोसेस नहीं हुआ है, कोई इशू नहीं है। हमने जो डाला है क्लियर यहाँ पे आ गया। एक बार वेरीफाई कर लें कि टैक्सेबल वैल्यू 30197.49, इसका टोटल देखिएगा टैक्सेबल वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से मैंने 30197.49 बिल्कुल सही है। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करें, इसको भी अगर सिलेक्ट करें पूरा तो ये सम टोटल दिखा देगा 2688.06, ये भी सही है, मतलब कि हमने बिल्कुल सही डाला। इसको बैक करते हैं, तो ऐसे ही करके मैंने सारा डाटा डाल दिया है टेबल 4A का। अब 2-3 बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अगर आप किसी कंपोजिशन पर्सन से परचेज कर रहे हैं तो उसका डाटा किस टेबल में डालना है, तो उसका डाटा भी टेबल 4A में डालना है। क्यों, क्योंकि कंपोजिशन पर्सन भी एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है। अब आगे ये सवाल आएगा कि कंपोजिशन पर्सन तो हमसे टैक्स चार्ज करता नहीं है, तो रेट वाले में कौन सा रेट डालेंगे, तो उस केस में आपको 0% रेट सिलेक्ट करना है। क्लियर है, कंपोजिशन पर्सन वाले में आपको 0% रेट सिलेक्ट करना है। अब अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से 0% वाला माल खरीदते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे उसका जीएसटी डालिएगा, प्लस करके टैक्सेबल अमाउंट और रेट चुन लेना है 0%। आगे अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन से एग्जम्प्ट परचेजेज करते हैं, मतलब कि वैसे आइटम परचेज करते हैं जो कि एग्जम्प्ट हैं, जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, उस केस में क्या करना है, उस केस में भी आपको 0% रेट सिलेक्ट करना है। सर एग्जम्प्ट और 0% में कोई अंतर नहीं है क्या?
बिल्कुल अंतर है। लेकिन अगर आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 को, जो कि एग्जम्प्ट सप्लाईज का डिफिनेशन बताता है, तो ये बोलता है कि एग्जम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड नील रेटेड सप्लाईज, मतलब कि एग्जम्प्ट सप्लाईज हमेशा नील रेटेड सप्लाईज को इंक्लूड करता है। ठीक है, मतलब कि नील रेटेड सप्लाई मींस एग्जम्प्ट सप्लाईज, आप ऐसा बोल सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट की, अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदा भी है, मतलब कि परचेज भी किया है और परचेज रिटर्न भी किया है, मतलब कि माल वापस भी किया है, उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको नेट परचेजेस दिखाना है। नेट परचेजेस मतलब जो परचेज किया है उससे आपको घटा देना है, माइनस कर देना है परचेज रिटर्न जो भी आपने किया है, और जितना बैलेंस बच रहा है वही परचेज आपको शो करना है। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आइए आते हैं अपने टेबल 4B पे, सॉरी 4B पे आना है। 4B में भी देखिएगा मैंने डाटा जो है फीड कर लिया है। ये मैंने रजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम वाला परचेज है। अब आरसीएम वाला परचेज आई थिंक आप सबको अब अच्छे से पता होगा, जिनको नहीं पता है एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम केस में जो आरसीएम का अपना केस है वो ट्रांसपोर्ट का अगर हमने सर्विस लिया है वो होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ और कहीं बाहर से माल मंगा रहा हूँ, मतलब कि परचेज कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा। तो ट्रांसपोर्ट की जो फ्रेट लगता है उस फ्रेट पे आरसीएम लगता है। ठीक है, मतलब कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है, अगर आप उससे कोई माल मंगा रहे हैं, मतलब कि उसका सर्विस ले रहे हैं फ्रेट का, और वो आपको बिल्टी दे रहा है। देखिए बिल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरसीएम तभी लगता है जब आपका जो ट्रांसपोर्टर है वो आपको बिल्टी दे रहा है। बिल्टी मींस कंसाइनमेंट नोट, जिसमें कि वो डिटेल्स होता है उसका ट्रांसपोर्टर का, आपका और भाड़ा लिखा हुआ रहता है जो भी फ्रेट है। तो जिस केस में आपको बिल्टी मिलता है यानी कि कंसाइनमेंट नोट, उस केस में आरसीएम लगता है। लेकिन आरसीएम तभी लगता है जब एक बिल्टी का जो भाड़ा है या फिर फ्रेट है वो 750 रुपए से ज्यादा का हो। अगर 750 रुपए तक का भाड़ा है तो फिर आरसीएम नहीं लगता है। 750 रुपए से ज्यादा का भाड़ा मतलब कि फ्रेट है तो आरसीएम लगता है। आरसीएम कितना लगता है, जितना भी बिल्टी का जो आपका फ्रेट है भाड़ा है उसका 5% आपको देना होता है। अब यहाँ पे दो केस सुनिएगा, अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है उसने आपसे भाड़ा पे जीएसटी लिया है तो जाहिर सी बात है आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले ही आप टैक्स दे चुके हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है, उसने भाड़ा पे जो है आपसे टैक्स नहीं लिया है और भाड़ा जो है 750 रुपए से ज्यादा है तो आरसीएम लग जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं और बहुत सारे गुड्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं जिनपे आरसीएम लगता है अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से उसको परचेज करते हैं। तो कौन कौन से गुड्स हैं, जैसे अपना काजू है या फिर बीड़ी का पत्ता है या फिर खैनी का पत्ता है, मतलब कि टोबैको लिप्स, या फिर बीड़ी का पत्ता को क्या बोलते हैं, कैंडू लिप्स, या फिर इसके अलावा जो कपास होता है कच्चा कपास, इसके अलावा अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होता है, इन सब पे। तो मेरे केस में हमने सीट पिछले वीडियो में देखा था, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, फिर भाई एक बार देख लेते हैं किसका हमने किया था। सॉरी यहाँ नहीं था, यहाँ था, अपोलो वाले का नहीं, अपोलो के केस में हमारा आरसीएम था। और एक और चीज, आरसीएम हमने पे नहीं किया था पहले। ठीक है, ये 9 जन 20 का जो है बिल्टी था, क्लाइंट ने हमें नहीं दिया था, ये हमने 4A से उठाया है, आरसीएम हमने पे नहीं किया है। तो आरसीएम के केस में क्या है कि या तो आप सीएमपी 08 में उसी समय पे कर दीजिए या फिर अब आपको जीएसटीआर 4 में पे करना पड़ेगा। तो देखिएगा हमने डाटा इसमें कैसे फीड किया है, एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे किया हमने। जो भी इसका हमने सप्लायर का जीएसटी डाला और ये खुद ही ऑटो पॉपुलेट हो गया, ऐड डिटेल्स में प्लस किया था, टैक्सेबल वैल्यू डाला, 5% रेट डाला, हो गया, इसको हमने सेव कर दिया है। ठीक है, तो आरसीएम का डाटा भी हमने ऐसे डाल दिया है हमारे पास। अब जो ये अमाउंट आ रहा है आईजीएसटी का, ये 158.50 ये पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले पे नहीं किया है। टेबल अब आते हैं 4C में। 4C बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान दीजिएगा। 4C में क्या है, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आपने परचेज किया है, सप्लाईज ली है, इनवर्ड सप्लाईज, तो आपको वो यहाँ पे डालना है। अगर आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से वैसे सर्विस या फिर गुड्स मतलब कि प्रोडक्ट लिए हैं जिन पे आरसीएम लगता है तो फिर आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, और अगर बिना आरसीएम वाला कोई भी परचेज किया है तो फिर ये टिक नहीं करना है। अब इसमें देखिए डालना क्या क्या है,
जैसा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सप्लायर का पैन, ट्रेड या फिर लीगल नेम, इस हिसाब से तो लग रहा है कि सप्लायर वाइज मतलब कि वेंडर वाइज डाटा यहाँ पे भी फिल करना है। जैसे ऊपर हमने डाला था ना सप्लायर वाइज, जीएसटी वाइज, यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि एक एक लोकल वेंडर का हमें जो है यहाँ पे डालना है टोटल अमाउंट करके। लेकिन आप क्या करके ग्रॉस भी डाल सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपने एक रजिस्टर बनाया है जिसमें आपने लिखा हुआ है कि वेंडर से हमने इतना माल खरीदा एक वेंडर से पूरे साल में, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं लिखा है तो कहीं भी एक आप रजिस्टर बना के लिख लीजिए, बाद में बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर कम वेंडर है आपके 5 6 7, तो फिर तो आप वेंडर वाइज डाल लीजिए। पैन अवेलेबल होगा तो ठीक है, नाम अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं भी अवेलेबल है तो ये डालना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा स्टार नहीं लगा हुआ है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो क्या मुझे बताना था कि आप वेंडर वाइज भी डाल सकते हैं या फिर सारे वेंडर का मिला के एक साथ क्रॉस भी डाल सकते हैं। कैसे डालना है, यहाँ प्लस कीजिएगा, ठीक है। प्लस करने के बाद यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डाल दीजिएगा। अगर 5 6 वेंडर है तो यहाँ पे आप प्लस प्लस करके भी डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर एक लिख के यहाँ पे प्लस करूं तो ये दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। बैक आता हूँ इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए एक ही जगह डाल लिया है। जितने भी वेंडर्स थे इनके साथ 3 वेंडर्स थे, ये पूरा क्लियर नहीं थे, फिर हमने जितना डाटा अवेलेबल हुआ है उस हिसाब से बना दिया है। चलिए बैक कर देता हूँ और सेव नहीं करना है, यस कर देता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास डाला हुआ है। आगे की 4D इंपोर्ट ऑफ सर्विस मैक्सिमम केसेस में नहीं होगा। अगर आपने फिर भी किसी भी तरह की सर्विस का आयात किया है तो यहाँ डालिएगा, ठीक है। प्लस करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, हमारे केस में नहीं है। इसको भी यस कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। टेबल 5 में आते हैं। जो भी हमने CMP 08 फाइल किया है देखिएगा उसका डाटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। इसको देख के आपको यहाँ थोड़ा सा डाउट होगा कि सर ये कैसे हुआ है कि आउटवर्ड सप्लाईज है 7,37,000 का, मतलब 7 लाख का, और टैक्स बस दिया है इन्होंने 2,000। एटलीस्ट 7 लाख के हिसाब से 7,000 टैक्स बनने थे। तो देखिए ये जो मेरे क्लाइंट हैं इनका जो मैक्सिमम सेल और परचेज है वो एग्जाम्प्ट आइटम्स का ही है। जैसे इनका बैंगल्स का है, ये जो क्या होता है बिंदी, सिंदूर, सैनिटरी पैड्स, ये सब का ही है। तो मैक्सिमम एग्जाम्प्ट आइटम्स ही हैं, तो वो वाली बात है। अब इसको जो है ऑटो पॉपुलेट हो गया है और हमने जो डाटा डाला है बिल्कुल वही है। हमारे पास शीट में भी वही डाटा शो कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो छठा टेबल है, छठा टेबल देखिएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब कि जो सेल किया है उसका रेट वाइज डिटेल्स, और इनवर्ड सप्लाई जिसपे RCM लगता है उसका डिटेल्स यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी टेबल 4B में डाल दिया है। तो देखिए टेबल 4B से 5% वाला इसने उठा लिया है इतना, और यहाँ पे ये सारा आपको ब्लैंक रहेगा, मैंने खुद से डाला है, आपको डालना है कि किस रेट वाला आपने आइटम सेल किया है। अगर आपने 0% वाला किया है, जैसे मेरे केस में देखिएगा 0% वाला, यानी कि एक जंप ये था 5,47,321 हमने डाल दिया है। और 1% वाला मतलब कि जो भी टैक्सेबल था वो ये था, इसको और इसको प्लस करें तो ये 190,422, तो 190,422 हमने डाल दिया है। टैक्स इसने खुद से उठा लिया है और हमने जितना टैक्स पे किया है बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब कि हमने बिल्कुल सही करा है। अगर आपका 6% वाला में है तो 6% वाले में डालिएगा, बाकी जो भी है मैक्सिमम लोगों का तो 0 और 1 ही होगा और 6 हो सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग केस में पहले था 2%, इसका कोई मतलब नहीं है। और रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% होता है, तो रेस्टोरेंट वाले यहाँ डालेंगे। क्लियर है, ट्रेडर्स के लिए यही दो है, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब कि ट्रेडर्स हैं उनके लिए यही दो है। तो हमने यहाँ पे अपना डाटा फीड कर लिया, तो अब इसको भी सेव कर लेते हैं और आगे आते हैं। अपना कौन सा बचा, टेबल नंबर 7। ये मैक्सिमम केस में ये नहीं होगा किसी का भी। अगर फिर भी आपका TDS TCS का रेट है तो कोई बात नहीं, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो हमने देखा कि अब हमने अपना जो सातों टेबल है उसको फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है, और सेव क्या इसको करना है प्रोसीड टू फाइल। चलिए मैं करता हूँ प्रोसीड टू फाइल। ये बोल रहे हैं कि प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, और देखिए यहाँ पे रेडी टू फाइल भी आ गया, रेडी टू फाइल आ गया। तो एक बार फिर से करते हैं प्रोसीड टू फाइल। हमारे पास देखिएगा हमारे GSTR4 का रिव्यू आ गया है। जो भी हमने डाटा डाला है उसको एक बार यहाँ से मिला लेना है, ठीक है। तो आप भी चेक कर लीजिएगा, और मेरे हिसाब से तो मैंने किया हुआ था चेक, तो ये सारे सही ही हैं। एक बार फिर भी चेक करता हूँ, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है,
इसमें ये दिखा रहे हैं टोटल करके, ये भी सही है। और ये अब मैं करता हूँ कंटिन्यू। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा समरी और एक बार देख लीजिएगा। करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद क्या आया, वही जो हमने आरसीएम वाला पेमेंट नहीं किया था वो पेमेंट हमें करना है। कैश लेजर बैलेंस में मेरे 159 रुपीज शो कर रहे हैं क्योंकि मैंने पेमेंट करा था कल रात में, तो ये शेड्यूल हो गया था आज के लिए। आज यहाँ पे पेमेंट शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिएगा मेरा लायबिलिटी ये बता रहे हैं कि टैक्स अमाउंट पेबल एज पर टेबल 6 में जो भी डाटा है उसके हिसाब से पेबल अमाउंट आ रहा है 159,952,952, जिसमें से हमने जो है CMP 08 के जरिए 952 और 952 पे कर दिया है। 159 अभी भी बकाया है, तो 159 हम कैश से पे कर रहे हैं और हमने पेमेंट मतलब कि अमाउंट डाल भी दिया है, तो यहाँ कुछ भी एडिशनल कैश नहीं दिखा रहा है। अब आइए क्या करते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आके टिक करते हैं यहाँ और सिलेक्ट में सिग्नेटरी का नाम करते हैं फाइल GSTR4 और करते हैं यस। यस करने के बाद फाइल विद ABC OTP मैंने डाला, करता हूँ वैलिडेट। वैलिडेट करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, मैं भी आप लोगों के साथ पहली बार इसको फाइल कर रहा हूँ GSTR4, ठीक है। और देखिए हमने अपना GSTR4 अब सक्सेसफुली फाइल कर लिया है। अगर यहाँ से डाउनलोड कर लें तो आई थिंक यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। और एक बार देखते हैं इसको डाउनलोड करके क्या आ रहा है। तो अब फाइनल आ गया, मतलब ये हमारा जो रिटर्न है वो फाइल हो गया। अपना ARN भी देखिए जनरेट हो गया है और ये रहा अपना GSTR4, ठीक है। तो आई थिंक GSTR4 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, कैसे फाइल करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे जो है कमेंट कीजिए, कमेंट में अभी मैं बैठा हुआ हूँ फ्री आप लोगों के लिए ही, और जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।